हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 31 दिसंबर 2020। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था उसके बाद में गवर्नमेंट और फार्मर्स के जो लीडर्स थे, फार्मर यूनियन के जो लीडर्स थे, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। 4 टोटल इश्यूज़ थे, उनमें से 2 मुद्दों पर आप कह सकते हो कि कंसेंसस बैठ गई है, सहमति बैठ गई है। ठीक है, तो देखेंगे इस आर्टिकल को, ये आर्टिकल अच्छा है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे इधर ये जो इधर आकाश मिसाइल है इसको अब एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है गवर्नमेंट, जिससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, तो हमारा जो एक कह सकते हैं ना कि फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये वाला आर्टिकल भी देखेंगे, ये अच्छा आर्टिकल है। तो 2 आर्टिकल हमारे हो गए फ्रंट पेज से। फिर आगे अगर देखें तो पेज नंबर 3 पे आप देख रहे हो, यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला आर्टिकल जिसमें शुरुआत का इन्फॉर्मेशन कुछ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सुबोध जायसवाल को अभी CIFS का डायरेक्टर जनरल के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, ये ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बाकी और कुछ खास इस चीज़ में है नहीं ये, और बाकी इनकी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बताई गई है, वो हमारे इतने काम की है नहीं। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि पैरामिलिट्री होगी ना, पैरामिलिट्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल भी एक अपना इंपॉर्टेंट है। आगे चले तो पेज नंबर 4 पे आप देख रहे हो ये वाला आर्टिकल जिसमें असम लेजिस्लेचर ने अभी एक बिल पारित किया है जिसमें जो भी मदरसे हैं उन मदरसों को अब रेगुलर स्कूल के तौर पे कन्वर्ट कर दिया गया है। बट एक पॉइंट यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये वो ही मदरसे होंगे जहाँ पर स्टेट का कोई ना कोई रिलेशन है, मतलब गवर्नमेंट का कोई रिलेशन है, लेना देना है। ठीक है, जो प्राइवेटली चल रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन जो मदरसे हैं वहाँ पर ये चीज़ें अभी अप्लाई नहीं होंगी। उसके लिए फ्यूचर में कोई प्रॉस्पेक्ट हो सकता है, बाकी अभी देखो तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल वो ये कि गवर्नमेंट का जहाँ पर रिलेशन है, गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड से अगर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तो वो कहीं ना कहीं मदरसों को अब किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, रेगुलर स्कूल्स में। तो ये एक आर्टिकल यहाँ पे हम देख सकते हैं। और एक ये पीछे आर्टिकल रह गया था जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश में एक लेक है जिसका नाम है पोंग डैम। ठीक है, ये नाम याद रखना, UPSC पूछ सकती है कि रिसेंटली पोंग डैम लेक न्यूज़ में थी, ये कौन से स्टेट में है, तो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर 750 से भी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स डेड मिले हैं। ठीक है, यही एक इन्फॉर्मेशन है, बट जो काम की बात है वो ये है कि ये पोंग डैम लेक कहाँ पर है, वो है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगर आगे चले हम तो इकोनॉमी पेज पे देखा जा सकता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेईती है, उन्होंने एक प्लान आउट किया है कि जो आप कह सकते हो अभी जो बात चल रही थी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की जाएगी जिससे कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकें, जैसे चाइना रहा कर अभी है। अब क्या है, चाइना से थोड़ा सा बाहर निकल रही हैं कंपनियां, तो इंडिया अपने आप को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाने के लिए प्रोडक्शन बेस्ड आप कह सकते हो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर रहा है, जिससे कि जो भी हमारे यहाँ पर मान लो स्मार्टफोन बन रहे हैं तो उनके जो कंपोनेंट कोई भी बनाएगा तो उनको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ प्लान आउट करने के लिए एक कमेटी बैठनी थी। उस कमेटी के बारे में आप देखोगे तो डिस्कशन अभी फरवरी से शुरू होंगे, तो थोड़ा सा वो पोस्टपोनमेंट का एक आप कह सकते हो कि थोड़ा सा टारगेट अचीव करने में थोड़ा सा मिसिंग है। बाकी ये जो स्कीम है इसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश कर सकते हैं इस आर्टिकल से। दूसरा ये वाला आर्टिकल है करंट अकाउंट सरप्लस से हमारा अभी जो विदेशों से लेन देन हो रहा है, ठीक है, गुड्स का, तो उसमें आप देखोगे जो भी ट्रेड हो रहा है हमारा, उसमें अभी हम सरप्लस में चल रहे हैं। और अभी देखोगे तो $15.5 बिलियन हमारे पास में सरप्लस, अगर करंट अकाउंट की बात करें तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये लगभग हो गया हमारी GDP का 2.4%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट हमारे यहाँ पे कम हो रहा है सरप्लस में। जबकि एक डेवलपिंग कंट्री होता है ना हमारे जैसे कंट्री का, वहाँ पर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट होना चाहिए। इसकी वजह क्या होती है कि कोई भी कंट्री अगर ग्रो कर रहा है इसका मतलब उसके यहाँ पर कुछ ज़्यादा फैसिलिटेशन है नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है, और एक्सपोर्ट करता है तो वो किसकी करता है, रॉ मटेरियल का। तो अगर हमारे यहाँ पर से और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा रॉ मटेरियल ज़्यादा जा रहा है और हमारे यहाँ पर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो कम आ रहे हैं। दूसरा, कोरोना की वजह से पूरा डिस्ट्रप्शन है, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी। ठीक है, तो इस वजह से अभी सरप्लस में चल रहा है अभी हमारा करंट अकाउंट। इसके अलावा इसी पेज पे अगर हम देखें
तो एक आर्टिकल ये देखने लायक है जिसमें कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को और राइज किया जाए, क्योंकि जो हम फ्यूल यूज करते हैं, चाहे आप पेट्रोल यूज करो, डीजल यूज करो, उसमें जब एथेनॉल बेस्ड अगर अपन कोई भी चीज़ एडिशनल ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होगा, एक तो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंस कम हो जाएगी, एक पोल्यूशन कम हो पाएगा, तो वो सारे बेनिफिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है, दैट इज ऊर्जा खेती। ऊर्जा खेती का मतलब ऐसे सीरियल्स या फिर ऐसे क्रॉप प्रोड्यूस करना जिससे कि एथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सके, और उससे क्या होगा, फिर ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा मतलब एनर्जी, तो एनर्जी प्रोडक्शन हो पाएगा, इसलिए क्या बोल दिया इसको, ऊर्जा खेती। तो यहाँ पर जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने क्या बोला, बोले कि अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि ऊर्जा खेती क्या है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में एक टर्म थी। ठीक है, तो एक ये आर्टिकल देखा जा सकता है। तो देखते हैं एक एक आर्टिकल को जरा डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है जिसमें ये बताया जाए गवर्नमेंट जो है अब एग्री हो गई है दो डिमांड्स को फुलफिल करने के, कि फार्मर्स की जितनी भी डिमांड है उनमें से दो चीज़ें मान ली जाएगी। अब वो दो चीज़ें जो मानी गई हैं वो कौन सी हैं, और दो चीज़ें जो बच गई, क्योंकि टोटल 4 डिमांड्स थी, तो हम देख लेते हैं। देखो, पहला तो ये कि इलेक्ट्रिसिटी का एक ड्राफ्ट बिल रेडी था, ठीक है, जिसमें अमेंडमेंट लाने वाले थे, और ये बिल कब का, 2020 का है। तो इसमें कहीं ना कहीं फार्मर्स के प्रोटेस्ट, कहीं ना फार्मर के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, इसलिए इस बिल को एक बार कैंसिल कर दिया गया है, विड्रॉल कर दिया गया है, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020। एक तो ये। दूसरा, जो आप देखोगे, आप दिल्ली के आसपास में जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस 2020, इसमें फार्मर्स को भी कहीं ना कहीं पैनल में एक कह सकते हैं कि पैनल में रखा गया था। तो फार्मर्स की डिमांड ये थी कि इस ऑर्डिनेंस से हमें, इस पैनल में हमें नहीं आना, इस कमीशन के पैनल में हमें नहीं बैठना, तो उनसे इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये दो चीज़ें थी, इनकी तो मांग पूरी हो गई है, पर अभी भी एक तो इनकी डिमांड जो है, जो नए 3 कानून लाए गए थे, नए 3 जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल लाए गए थे, उनको रिपील करना, वो अभी एग्रीमेंट पे नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस चीज़ पे बिल्कुल एडामेंट है कि हम रिपील नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो पॉइंट है वो है एमएसपी को लीगल बैकिंग देना। तो ये भी कहीं ना कहीं मना कर रही है गवर्नमेंट की लीगल बैकिंग नहीं, आप हमसे लिखित में ले लो कि हाँ एमएसपी हम बंद नहीं करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने जानी इस आर्टिकल में। दूसरा जो आर्टिकल है, दैट इज कैबिनेट ने क्लियर किया है कि आकाश मिसाइल का अब से हम एक्सपोर्ट करेंगे। देखो, आकाश मिसाइल की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी ये एयरफोर्स में और आर्मी में इंडक्टेड है। एयरफोर्स में 2014 में इंडक्ट हो गई थी, तो आर्मी में इंडक्ट हो गई थी 2015 में। ठीक है, टोटल इसकी अगर देखें, आकाश एक सैम है, ठीक है, तो इसकी रेंज है लगभग 25 किलोमीटर्स। ओके, अब इसमें क्या है, जो भी हमारे लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है, जो भी फ्रेंडली नेचर के जो कंट्रीज़ हैं, हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप देखोगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है मिसाइल की, इसमें 96% तो इंडिजनाइजेशन है। दैट मीन्स हमारे यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स के बेस पे ये मिसाइल है। तो आप देखोगे इसका एग्जीबिशन जब हुआ था, डिफेंस एक्सपो होता है एरो इंडिया का, उसमें इसने अपनी तरफ से बड़ी गजब की अपनी क्वालिटी शो की थी। नेक्स्ट आर्टिकल हम सीधे आ गए हैं इकोनॉमी पेज पे, क्योंकि बाकी जो आर्टिकल्स थे उसकी इन्फॉर्मेशन जो मेन थी वो मैंने पहले बता दी आपको, क्योंकि उससे ज़्यादा उसमें कुछ डिटेल काम की है नहीं जो हमें नोट डाउन करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो आईटी मिनिस्ट्री ने प्लान किया है कि जो डेडलाइंस हैं जो दी गई थी इस साल के अंत तक आते आते, कि जितनी भी कंपनियां हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना चाह रही हैं, तो वो टारगेट को मिस कर रही हैं, तो डेडलाइन को थोड़ा सा पुश करे, थोड़ा सा बढ़ा दे। तो आईटी मिनिस्ट्री में, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने कंसल्टेशन मीटिंग्स के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी थी एम्पावर्ड फाइनेंस कमेटी के साथ में इस मैटर पे। बट कमेटी ने क्या कहा है, बोले कि ये जो हम डिस्कशन है वो हम जनवरी के बाद में शुरू करेंगे, जनवरी तक शुरू कर पाएंगे, अभी फिलहाल हमारे पास में टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए। तो हो क्या रहा है कि देखो, कोविड-19 का जो स्ट्रेस है ना, उसको ख़त्म कैसे किया जाए, बोला कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की जाए, चाहे वो मोबाइल हैंडसेट हो या फिर हम एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हम बनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो वही बात है, स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल होगा, उनके लिए जॉब क्रिएशन भी होगा, वो सारे फायदे होने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में आप देखोगे एक ये क्या कहा जा सकता है कि एम्पावर्ड फाइनेंस कमेटी है, जिसमें नीति आयोग के भी मेंबर्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इकोनॉमिक अफेयर, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इनके मेंबर्स भी वहाँ पर इन्वॉल्व हैं।
ठीक है। या फिर आप देख सकते हो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, जो कि पहले DIPP हुआ करता था, ठीक है, उसके मेंबर्स भी यहाँ पर हैं। तो बातचीत मेन वही है कि किस तरीके से क्या खर्चा होगा क्या नहीं होगा। ओवरऑल जो मेन चीज़ है यहाँ पर देखने वाली, ये देखो 5 साल तक चलने वाली स्कीम है, जिसमें अलग अलग सालों में अलग अलग बजट का अलोकेशन दिया जा रहा है। ओवरऑल आप देखोगे तो 5 साल में 40,951 करोड़ रुपए का आउटले फिक्स किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ IT के द्वारा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर करंट अकाउंट सरप्लस की बात करें तो इसमें देखो ये जो डेटा है ना, ये अभी क्वार्टर्स के बेसिस पे है, ये बिल्कुल भी हमारे इतना काम का है नहीं। हाँ, एक बार एक फ्लो आप देख सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, और मैं इस चीज़ के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है वो कलेक्ट करो। अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आप इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 का डेटा लो, ठीक है ना। और अभी जो लेटेस्ट डेटा चल रहा है इसका थोड़ा सा आइडिया ले लो, क्योंकि फिर इंटरव्यू में थोड़ी हेल्प कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा समरी वे में देख सकते हो। बाकी इनकी डिटेल डेफिनेशन अगर आपको देखनी है तो इकोनॉमिक सर्वे की समरीज पढ़ी है बहुत सारी, वो डाउनलोड करो, उनको चेक करो, और वो ही टर्म्स कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है। अगर आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है तो देखो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट सरप्लस की बात हो रही है, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है इधर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI की बात आप करते हो, वो भी यहाँ पर है। तो वो जो चीज़ें बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं ट्रेंड ये दिखा रहा है कि इंडिया में करेंसी का इनफ्लो ज़्यादा है, फॉरेक्स का इनफ्लो यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है? देखो, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर फिस्कल स्टिमुलस देने के तौर पे वहाँ पर डॉलर, यूरो, येन, युआन, ये बहुत ज़्यादा प्रिंट करे गए हैं। प्रिंट भी नहीं किए तो मतलब इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ किए गए हैं। तो जब मार्केट में डॉलर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो डॉलर की वैल्यू डाउन जाएगी कि नहीं जाएगी। अब अगर उन देशों में डॉलर की वैल्यू कम है तो वो कहाँ आएंगे? इंडिया जैसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन में, जहाँ पर उनको ज़्यादा फायदा मिले। तो इस वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आ रहा है। इसी वजह से दूसरी तरफ अब देखें, इंडिया जो इंपोर्ट किया करता था उनकी इंपोर्ट में डिक्लाइन देखा जा रहा है, जबकि एक्सपोर्ट जो था इंडिया का वो कहीं ना कहीं हल्का सा बढ़ा हुआ है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? करंट अकाउंट सरप्लस है। तो ये डेटा एक बार आप जरूर देख लो। मैं इसको अच्छे से सेट कर देता हूँ स्क्रीन पे, आप इसको जरूर देख लें एक बार। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट, कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जिससे कि एथेनॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा और बढ़ाया जा सके। तो ओवरऑल देखें तो ये लगभग 4573 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की बात, इंटरेस्ट सब्सिडी देने की बात की जा रही है। इंटरेस्ट सब्सिडी का मतलब क्या हो गया कि मान लो आप किसी से लोन ले रहे हो, बैंक से लोन लिया, और आप ऐसा काम कर रहे हो जो कि गवर्नमेंट चाहती है प्रायोरिटी बेसिस पे। तो आपने लोन लिया, लोन का इंटरेस्ट रेट मान लो कि 14% है, तो गवर्नमेंट ये बोलेगी कि 14% इंटरेस्ट रेट पे आप लो, 7% हम बियर करेंगे। गवर्नमेंट ये बोलेगी 7% बोला आप जो लोन ले रहा है वो बियर करेगा। तो ऐसे करके आपने 7% की आपको सब्सिडी मिल गई, तो उसी बेसिस पे इसको बोला जाता है इंटरेस्ट सब्सिडी, जो कि कितना टोटल दिया जा रहा है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए? 4573 करोड़। ये अभी नया काम किया जा रहा है। अब आप देखोगे इसमें प्रोडक्शन किस चीज़ के लिए, किस बेसिस पे किया जाएगा? तो बोले देखो, शुगर बीट भी है, शुगर स्वीट सॉर्गम भी है, सीरियल्स भी है, इस तरीके से। तो ओवरऑल बात क्या की जा रही, जो मैंने पहले बता दिया कि ऊर्जा खेती इसको नाम दिया जा रहा है, कि खेती में जो भी प्रोड्यूस होगा उसका आप यूज़ करोगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इसलिए इस खेती को बोल दिया गया ऊर्जा खेती, और अन्नदाता बन जाएगा ऊर्जा दाता। तो इस तरीके से ये चीज़ हमने देखी, और इसके लिए अप्रूवल कौन देगा? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, क्योंकि पैसे की बात आ गई ना, इसलिए। तो इस तरीके से आज के डिस्कशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देखी, और ये डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।